Welcome students to a new topic of discussion, that is water resources. Now students, water is very important. ये आपको दिया के लिए बहुत काम आती है. दिया is domestic, industrial, agriculture. Domestic that means मुझे कोई भी घर का काम करना हो, खाना पकाना हो, कोई घर के और काम हो, वॉशिंग हो, क्लीनिंग हो, domestic purpose. Industrial, industries are the major वाटर कंज्यूमर्स, बहुत हाई लेवल पे कंजम्पशन इंडस्ट्रीज करते हैं, एंड एग्रीकल्चर एज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक. एंड व्हेन आई कम टू दिस टॉपिक, माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकम्स वाटर अवेलेबिलिटी. मुझे पानी बेसिकली मिलता कहाँ से है? सो पानी के बेसिक सोर्सेज तो वी ऑल नो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, द प्राइमरी सोर्स of water becomes precipitation. This is nothing but turning out to the monsoon rainfall. ये है अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. इसके बाद जो पानी आएगा बिकॉज ऑफ रेनफॉल, ये दो जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एक होगा सरफेस वाटर. सरफेस वाटर में स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे आपके रिवर, लेक्स, टैंक्स. सो दीज आर योर फ्रेश वाटर सोर्सेस. एंड एक होगा यही पानी जब परकोलेट होगा, percolation. This percolation is going to cause water to get accumulated on the impermeable rocks. Impermeable rocks के ऊपर ये पानी जम जाएगा और ये वेरिंग डेप्थ्स के हिसाब से आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिलेगा. सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राउंड वाटर सोर्स, दैट इज अ वेल और अ ट्यूब वेल. सो स्टूडेंट्स, एक हो गया आपका सरफेस वाटर सोर्स और एक हो गया आपका सब सरफेस, जिसका दूसरा नाम है, द मेजर नेम विच यू मस्ट हैव हर्ड, दैट इज द ग्राउंड वाटर सोर्स. सो दीज आर दी सोर्सेस विच आर अवेलेबल फॉर वाटर, विच आई विल बी यूजिंग फॉर माई डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो स्टूडेंट्स, पानी तो काफ़ी अच्छा है हमारे पास, एंड दीज आर दी मेजर सोर्सेस, बट the next point is little tricky. The point is based on water scarcity. Student, जैसे मैं बोलता हूँ water scarcity, I would like you to think it in a very different manner. हम लोग उसके पॉइंट्स तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे एक वाटर का सोर्स तो बना लेते हैं. सो ये हो गया आपका H2O, दैट इज वाटर. इसके ऊपर सबसे पहला अटैक करता है अर्बनाइजेशन. ही इज द फर्स्ट पर्सन हु अटैक्स दिस H2O. सी द पॉइंट इज वाटर स्कैरसिटी. हमें पढ़ना है वाटर स्कैरसिटी को ही, लेकिन हम देख रहे हैं उसको पहले पॉइंट में, दैट इज अर्बनाइजेशन. इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट, अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन ग्रो करता रहेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, हेंस ग्रोइंग डिमांड. सो ये डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए पानी का एक्सप्लॉयटेशन होगा. दैट मीन्स कुछ जगहों पे मुझे 24 आवर्स पानी मिलेगा, जबकि कुछ जगहों पे मुझे शायद आधा घंटा भी ना मिले, दैट इज अराउंड हाफ एन आवर. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अगेन द अनइवननेस इज कमिंग, रिच पुअर डिफरेंस इज कमिंग. सो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट? द अल्टीमेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अर्बनाइजेशन में ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड के अंदर एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, दैट इज द हाउसिंग सोसाइटीज. अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है
तो ये सोसाइटीज करते क्या है? दिस सोसाइटीज आर बेसिकली गोइंग टू हैव देयर ओन वेल्स, दे हैव ओन ग्राउंड वाटर पंप्स। सो क्या हो रहा है भाई, ये पानी जो है ये हाउसिंग सोसाइटीज वाले खुद का ग्राउंड वाटर पंप लगा के ले रहे हैं, तो इनको 24 घंटे पानी मिलना ही मिलना है। और जो नेचुरल सप्लाई, जो नॉर्मल सप्लाई, गवर्नमेंट सप्लाई पानी जो है वो शायद आधा एक घंटा मिल रहा है। मतलब इनके पास बेसिकली पानी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पॉइंट लिखा है एक्सप्लॉयटेशन। So for domestic activities that comes under urbanization, the major victim is Mr. Water, and this is because of the ever increasing demand. Population बढ़ने ही वाला है, डिमांड बढ़ने ही वाला है, एक्सप्लोशन होने ही वाला है, वो भी सही बात है, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी नया है। हर एक सोसाइटी का खुद का ग्राउंड वाटर पंप नहीं होता है, लेकिन कुछ बड़े बड़े सोसाइटीज़ में जहाँ पे बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पे इतना पानी सप्लाई करना मुश्किल होता है, तो वो लोग खुद के ही ग्राउंड वाटर पंप लगा लेते हैं। सो ये पॉइंट आप यहाँ पे पहुँच के याद कीजिए कि भाई ग्राउंड वाटर पंप लगाया हुआ है ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस we have been focusing on urbanization as well as a very important point, that is industrialization. So इसका दूसरा major contributor for water scarcity is industrialization. Now when I take this word industrialization, ये word का meaning क्या हो जाएगा? ये वर्ड का मीनिंग हो जाएगा और एक वर्ड दैट इज MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नाउ MNC विल वर्क एज पर देयर स्टैंडर्ड। नाउ दे विल नीड लॉट्स ऑफ वाटर, दे विल बी रिक्वायरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। इनको पानी दो चीज़ों के लिए चाहिए। दे आर दी बेसिकली हैवी यूजर ऑफ वाटर। अर्बनाइजेशन के सामने तो ये काफ़ी बड़ा हैवी यूज़र है, बिकॉज इसके जो भी प्रोसेसेस होते हैं, इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है वॉशिंग, ट्रीटमेंट्स। इसके मेजर जो सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को ही यूज़ किया जाता है, विच इज़ ऑलवेज फ्रेश वाटर। ये एक है। एंड दूसरा है ही ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पावर। सो अपना नेक्स्ट आंसर होगा इसके ऊपर फोकस, दैट इज योर the multi-purpose projects, that is the dams. So what is happening? Again the stress is coming on water, because industrialization का meaning है more number of industries, more number of area getting developed. So जितना एक country development की ओर focus करेगा, he will be more focusing on urbanization and industrialization, who work as per MNC standard, that is the multinational corporations or companies. Standards के हिसाब से काम करेंगे, उनको अपने सारे ट्रीटमेंट्स जो भी है सिस्टमैटिक मैनर में चाहिए। सो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको अपना सारा प्रोसेस ठीक से ही मिलना चाहिए। सो दे आर सर्टनली दी हैवी यूजर ऑफ वाटर। इन दोनों पॉइंट से मुझे एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है, दैट आई एम डूइंग व्हाट, आई एम डूइंग वाटर एक्सप्लॉयटेशन। नाउ ये दोनों तो चलो ठीक है, थोड़े मॉडर्नाइज वर्जन्स है, लेकिन एक वर्जन है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर। So third person who is using water is agriculture. When I write agriculture, certainly depends upon water, but due to provision of irrigation, ये लोग भी क्या कर रहे हैं? Exploitation of water. Now students, what I would like to tell you is, we are coming to a point where all of them together are focusing on only one fellow, that is water. So what is going to happen? इतने सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग वेस्ट वाटर भी सप्लाई कर रहे हैं। That means I am going to get a bigger problem, that is waste water. So my point becomes, waste
water also comes from the domestic, industrial, agricultural purposes. अगर ये लोग वेस्ट वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देन दिस वाटर मे गेट एडेड टू दोज एरियाज जहां पे बेसिकली वाटर स्केर्सिटी पहले से ही है. सो अगर आपने पॉइंट नोट किया कि भाई वेस्ट वाटर स्मॉल स्ट्रीम्स में से जा रहा है. स्ट्रीम्स आर दी स्मॉल सीजनल रिवर्स जो मेजर रिवर्स के बेसिकली ट्रिब्यूटरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो सकते हैं या फिर किसी कैनाल के थ्रू जा रहा है. Now the point over here is not what is happening. The point over here is the waste water is getting added to fresh water. अगर फ्रेश वाटर में वेस्ट वाटर मिक्स हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर मिक्स हो रहा है, then it is also going to cause what? Water scarcity. So urbanization, industrialization, agriculture are giving me waste water. ये तीनों मुझे वेस्ट वाटर देते हैं और ये वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स में ऐड होने के बाद फ्रेश वाटर में ऐड हो जाता है. इट बिकम्स यूजलेस. अगर ये यूजलेस हो जाएगा then it is going to become what? It is going to lead to a condition known as water scarcity. So अगर ये स्ट्रीम्स के पास कोई घर है तो ये वो पानी को यूज नहीं कर पाएगा and that is how water scarcity will be created. Students, did you see one important point? हमने कौन से पॉइंट्स मेंशन किए हैं for water scarcity? We mentioned urbanization, agriculture, and we have mentioned industrialization. ये तीनों are resulting more towards water scarcity. अभी मैं आपके दिल की बात बोलूं, जैसे ये बोर्ड पे वर्ड आता है वाटर स्केर्सिटी, स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक दैट इट विल बी अ एरिया हु इज हैविंग लो रेनफॉल, it will be a area who is having less number of rivers. Always this is not the reason. Yes, it depends upon rainfall, it depends upon the fresh water availability, but हमेशा ये रीज़न नहीं है. जहाँ पे ये कम है वहाँ पे तो पहले से ही वाटर स्केर्सिटी है, बट जहाँ पे ये अच्छे से है, मतलब हैवी रेनफॉल है, गुड रेनफॉल है, रिवर्स भी अच्छे खासे है, तो भी प्रॉब्लम है. अल्टीमेटली वाटर स्केर्सिटी इज अ यूनिक प्रॉब्लम इन अवर कंट्री. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हम लोग क्या करना चाहिए? सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड अगेन गो टू द सेम टॉपिक ऑफ वाटर conservation. How will I try to, or how will I manage to conserve water, or how will I do management of water? तो students, few points I will give you. अगर मुझे इफेक्टिव और मुझे एक अच्छा खासा आंसर चाहिए तो मैं कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करूँ. सो मैंने देख लिया कि भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है वाटर स्केर्सिटी की ओर, मैंने देख लिया है. सो मैं कैसे करूँ? हाउ विल आई गो एंड डू कंजर्वेशन एंड मैनेज द वाटर रिसोर्सेस, और मैं क्यों करूँ? To safeguard ourselves from health hazards. To safeguard from health hazards. To do food security. जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. Continuation of our livelihoods and productive activities. Of livelihoods and productive activities. तो इस सब चीज़ों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा और मुझे मेरे इकोसिस्टम को डिग्रेड करने से बचाना पड़ेगा. डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी स्टॉप्ड. मुझे उसको बचाना है, तो मुझे उसको बेसिकली प्रिवेंट करना
Now, fine. Over exploitation, mismanagement of water resources will impoverish the resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives. So basically water कंजर्वेशन करके मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा मैंने वो बता दिया, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, the steps to do water conservation. इसका एक मेजर आंसर है स्टूडेंट्स, हम लोग करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये अपने कंट्री में हाई लेवल पे अभी तक या फिर फुल फ्लेज इफेक्ट पे लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है. अगर हम ये करते हैं तो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स सारे कवर हो जाएंगे, वाटर स्कैर्सिटी ना के बराबर हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इज ऑलवेज वेस्टेड. इट्स अ फ्रेश वाटर, इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. I should do rainwater harvesting. I should recycle and make it renewable source. मुझे उसको रिसाइकल करना है, मुझे उसको रिन्यूएबल बनाना है ताकि मैं बार बार उसको यूज़ कर सकूँ फॉर वेरियस अदर पैटर्न्स. मुझे उसका ठीक से यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन. No wastage. I should not waste my resource. I should not waste water, and I should do proper management. अगर मैं proper management करता हूँ, if I'm doing everything properly, then what is going to happen? I'm going to have a lots of water available for my domestic, industrial and agricultural activities. So students, with this we are winding up the major primary sources and the water scarcity, water conservation, and the next one will be the multi-purpose projects. The next topic for us is multi-purpose river projects. Students, this simply means dam, but dam is very limited in its own use. यहाँ पे हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं ऑन द मल्टीपर्पज पार्ट. सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज वाटर रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्रॉपर कंजर्वेशन करने के लिए डैम्स का योगदान बहुत ज़्यादा होगा. और ये हिस्टोरिकल एज वेल एज द मॉडर्न पीरियड में हमारे पास काफ़ी अच्छे उसके रिकॉर्ड्स भी है. सो अपने मेजर बेसिन्स जितने भी है, फॉर एग्जांपल महानदी, सतलज, गंगा, यमुना, देन कोयना, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर्स पे वी हैव ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टिंग व्हाट द डैम्स. द कृष्णा एंड द कावेरी वाले पे थोड़ा सा इश्यूज है, बट एनीवेज वी हैव बीन हैविंग मेजर रिवर बेसिन्स विद अवर डैम्स. सो ये डैम्स को अभी हम बोलेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. सो व्हेन आई से मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, सो इसी चीज़ के अंदर मेरे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे. सो आई वुड से कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये कोई रिवर है, ओके, दिस इज एनी रिवर, अ मेनी मेजर रिवर. सो सबसे पहले रिवर के पानी को हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. वी ऑब्स्ट्रक्ट the flow in a reservoir. तो ये हो गया उसका रिजर्वॉयर. जिसको हम लोग नॉर्मली सागर कहते हैं, जैसे गोविंद सागर हो गया. ओके, देयर आर मेनी सच सागर्स अवेलेबल. सो ये सागर इज नथिंग बट व्हाट, द रिजर्वॉयर ऑफ द मेन डैम. नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, ये आंसर को हम कैसे इजीली याद रखें. ये एक रिवर है, इसमें एडवांटेजेस देखते हैं, इसी को देखे आपका पूरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट ये दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस आई एम सपोर्टिंग व्हाट, सो आई एम राइटिंग द मेन पॉइंट्स. आई एम सपोर्टिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एक पॉइंट ये हो गया. नदी है, सो नदी में होगी मछली, सो दैट मीन्स
फिश ब्रीडिंग। सो रिजर्वॉयर्स में हम लोग फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं। मछली को देखने टूरिस्ट आएंगे, सो इट विल बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट। काफ़ी सारे ऐसे रिजर्वॉयर्स के बाजू में आपको गार्डन्स मिलेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स एज वेल एज दी समवॉट सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज पॉसिबल। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन होंगे तो वो रहने के लिए रिसोर्ट में रहेंगे। सो आपका काफ़ी हद तक बिजनेस अच्छे से होगा, मतलब मॉडर्न बिजनेस होगा। रिसोर्ट में रहेंगे तो वहाँ पे बिजली लगेगी, और बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सो व्हाट इज दिस? एक नदी थी, उसमें बहुत सी मछली थी। मछली को देखने टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट थक के रिसोर्ट में सोते थे। रिसोर्ट के लिए जाने के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन था, और उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से हम लोग बिजली प्राप्त करते थे। सो बाय दिस वी अंडरस्टैंड कि देयर आर वेरियस अदर एक्टिविटीज गोइंग ऑन along with the major point that is giving the water for agricultural activities. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये पानी जाना बहुत ज़रूरी है। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग इरीगेशन मेथड्स, जिसमें नॉर्मली हम लोग कैनाल इरीगेशन यूज़ करते हैं। सो पानी पहुंच गया है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगे। सो आजू बाजू के एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो इट विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पावर सेक्टर। सो यहाँ पे अपने को एक समझ में आता है कि यस, it is hence a multi-purpose project. So that's how we give a name to it. So for example, सतलज एंड बीज रिवर पे बना हुआ दी भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, हीराकुड project which is on the river Damodar. Okay, so what do I understand from here? महानदी रिवर पे बना हुआ हीराकुड प्रोजेक्ट, and similarly we can also have various other projects found on the other various rivers of the country. So the only major point was advantages. I wanted you to get very clearly. These are the major advantages which is possible. Now we are going to the next sector. Let us try to understand few more points. Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resource management. What is integrated? मतलब उसके अंदर के पानी का effective use करना. Were thought of as a vehicle that would lead the nation to development and progress. That is the reason the dams are also referred as the temples of modern India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने इसको बोला है temples of modern India. Okay students, so the points are getting clubbed together very nicely. So it tells me कि yes, एक हद का डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पानी पहुँचेगा फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग दी टूरिज्म डन, आई एम ऑल्सो गेटिंग दी इन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन डन. सो इतना ट्रांसपोर्टेशन है, इतने सारे लोग आ रहे हैं. सो इसमें और एक पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ द रेगुलर पॉइंट. इट विल ऑल्सो हेल्प दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में भी ये काफ़ी हद तक योगदान देगा. इट विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग दी अर्बन इकोनॉमी ग्रेजुअली. बट दिस आर दी एडवांटेजेस व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर उसके एडवांटेजेस है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. सो जैसे एडवांटेजेस में कुछ रिवर्स का नाम है, वैसे डिसएडवांटेजेस में भी कुछ रिवर्स के प्रोटेस्ट का नाम मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी दाम आंदोलन एंड सो ऑन. व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, यही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को हम लोग थोड़े अलग फॉर्म में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल
In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. So now I am drawing a different picture of the river. यही वो river है जिसको हमने पहले ड्रॉ किया था for the advantageous part. So नदी हमेशा बहती है, so this is how you should remember. आप मुझे देखिए, आपको समझ में आएगा. अगर मैं नदी हूँ तो मैं बहता रहूँगा. I keep on flowing the day by day, moment by moment. So I do erosion of the rocks, erosion of the ground, and I collect the sediments and I do deposition. इसका मतलब मेरे बैंक्स पे I do regular, रिवर का काम ही है regular erosion and deposition of sediments on the banks. स्टूडेंट, इससे समझ में क्या आता है? ये एक मेजर एक्टिविटी रुक जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दूँ. अगर मैं नदी को ऑब्स्ट्रक्ट ही कर दूँ, उसके नेचुरल फ्लो को फ्लो ही होने ना दूँ, तो आगे वाले एरिया पे जो ये नदी आगे जाती है, ये एरिया में देयर विल बी अ पुअर डिपोजिशन. पुअर डिपोजिशन होने की वजह से दो रीजंस हो सकते हैं, दो इफेक्ट्स होंगे. सबसे पहला होगा एग्रीकल्चरल इफेक्ट, मतलब उसके आजू बाजू के एरिया पे आप लोग खेती बाड़ी लगभग ना के बराबर कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे फ्रेश डिपोजिशन नहीं आ रहा है. मोर ओवर, ये डिपोजिशन के साथ साथ एक्वेटिक लाइफ को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है. सो एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी हद तक उसमें से इफेक्ट होगा. एक्वेटिक लाइफ विल ऑल्सो गेट डैमेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ इसके अलावा और एक पॉइंट होगा रिवर बेड. इसके आगे का जो एरिया है, इसका जो रिवर बेड होगा उसमें कोई डिपोजिशन नहीं है. सो यहाँ पे भी होगा नो डिपोजिशन, एंड दिस रिवर बेड विल बिकम हेंस रॉकी. क्या बन जाएगा? पूरा रॉकी बन जाएगा. ये हो गया एक डिपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला पॉइंट. सो ये मैं देता हूँ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इसके अलावा क्या इफेक्ट होंगे? इसके अलावा इफेक्ट ये होगा कि ये पूरा जो एरिया होगा, दिस एंटायर जोन, दी जोन विच इज़ बियॉन्ड द रिवर, मतलब जो दूसरे एरिया में रिवर जा रहा है वहाँ का जो पॉइंट है, वहाँ पर देयर विल बी नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ water. This will lead to first water scarcity. This will lead to a shortage in agricultural activities. उसमें भी काफ़ी हद तक रुकावटें आएंगी. मतलब जो यहाँ पे हो रहा है, जो एडवांटेजेस हो रहे हैं, वही यहाँ पे नेगेटिव साइड दिखाएंगे. सो बिकॉज ऑफ नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर देयर आर मेनी इश्यूज कमिंग अप. नाउ उसके अलावा और कोई पॉइंट पॉसिबल है? यस, द थर्ड पॉइंट इज देयर. अगर कोई एरिया है, अगर ये एरिया है जो एरिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि भाई हमें ये एरिया को डिग आउट करके रिजर्वॉयर बनाना है, ये डिप्रेशन में अपना रिजर्वॉयर आएगा. नाउ जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, ये एरिया में अभी सी व्हाट आई एम ड्राइंग, ये एरिया में काफ़ी सारा फॉरेस्ट है. तो फॉरेस्ट तो जाके आंदोलन नहीं करेगा ना भाई मुझे मत कट करो, फॉरेस्ट तो कुछ नहीं बोलने वाला है. सो इतना सारा फॉरेस्ट है, प्लस यहाँ पे कुछ गरीब लोगों के घर भी है. सो दीज आर पुअर फार्मर्स or simply poor people. Now these poor farmers and poor people are depending upon this area. ये लोग ये एरिया पे डिपेंड करते हैं for their livelihood. So they are either doing agriculture or they are depending upon forest product.
प्लस यहाँ पे एक टिपिकल इकोसिस्टम है और यहाँ पे अच्छा खासा जंगल भी है। मुझे अगर यहाँ पे रिजर्वायर बनाना है तो मुझे ये पूरा एरिया निकालना होगा, दैट मीन्स मुझे पूरा एरिया क्लियर करना होगा। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डू, हेंस आई डू डिफॉरेस्टेशन, cutting of various trees and species. Second point, I also am not providing, if I'm not providing proper place for these farmers and poor people to migrate, so वो भी एक बड़ा issue बनेगा. So what is going to happen? It is also going to create a big issue. Why? जो local communities है, the local communities को भी इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। सो ऐसे बोलते हैं कि भाई इनके सैक्रिफाइस देने से, बाय गिविंग देयर सैक्रिफाइस फॉर देयर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइवलीहुड, दे आर डूइंग गुड फॉर द नेशन। बट क्या लोकल लोग जो है यहाँ के वो सच्ची में इसमें से फ़ायदा उठा पाएंगे? आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे मेजर फ़ायदा तो उनका होगा हु आर दी बेसिकली लैंड ओनर्स, उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, बड़े फार्मर्स, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर्स। सो इट बेसिकली बेनिफिट्स दिस पीपल, इट बेनिफिट्स four major people: the landowners, urban centers, it helps the industries, it helps the big farmers. इन चारों को बेनिफिट होगा, बाकी लोगों को कुछ खास बेनिफिट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से नहीं होगा। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सच एज दी which I just told you before the lecture, that was the Narmada Bachao Andolan. Narmada Bachao Andolan, and second is Tehri Andolan or Tehri Dam Andolan. Okay, now let us try to see what are the other effects possible. बेसिकली जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इट वाज आल्सो फॉर द सेम रीज़न व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट इज़ द फॉरेस्ट एरिया विच वाज गेटिंग डिप्लीटेड. नाउ आई आल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये सब होने से एक बड़ा इशू ये आता है कि शुड आई हैव अ डैम, शुड आई डोंट हैव अ डैम. इफ़ आई वांट टू गो मॉडर्नाइजेशन देन आई नीड टू सेक्रीफाइस दिस थिंग विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, और इनको ग्रो होने को बहुत टाइम जाएगा. दैट इज़ बेसिकली द फॉरेस्ट. So students, right now on the discussion board I have basically discussed a very important question, that is the advantages and disadvantages of the multi-purpose river projects. We will also discuss few more synopsis and few points in it. Now students, let us see some more issues which crop up due to a multi-purpose river project. The multi-purpose river projects का एक दूसरा issue ये है विच इज़ वेरी फनी बेसिकली, बट क्या करें, ये प्रॉब्लम इंडिया में है और सब कंट्रीज़ में होगा. अगर ये कोई स्टेट्स है, स्टेट ए एंड स्टेट बी, रिवर जा रही है ऐसे, भाई रिवर तो नेचुरल रिसोर्स है, वो कैसे भी जा सकते हैं, हमने बनाए हैं बाउंड्रीज, वी आर दी वंस हु आर डिवाइडिंग द लैंड. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे बड़े इश्यूज होते हैं फॉर द स्टेट, फॉर द नेम ऑफ द सेक, दैट इज़ कृष्णा गोदावरी का जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन कर्नाटका, आंध्र एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सो बेसिक पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स इट विल अफेक्ट दी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज विच आर फॉर बोथ दी स्टेट्स को बेनिफिट होना चाहिए. बट इसी चीज़ को बोलते हैं, दो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को बोलते हैं दी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. ऐसा इसलिए होता है, अगर इसने प्रोटेक्ट किया, इसने अगर डैम बांधा है, पानी को बचा के रखा है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा वो सेम रिसोर्स का जो इसका भी है. That is the area. The area A is having lots of benefits. Area B के पास उतने benefits नहीं रहेंगे, तो area B will object on the development of any project coming to area A. That is the first point. It is the interstate disputes. Second issue is the सबसे major point of any multi-purpose river project is to control floods.
उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल फ्लड्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये कोई रिवर है, ये उसके डैम के गेट्स है और ये रिजर्वॉयर है। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, नदी ने सारा पानी इसमें भर दिया है, ये पूरा ओशन दिखता है, इट लुक्स वेरी नाइस, इट इज़ वेरी ह्यूज, यू कैन नॉट सी दी होराइजन्स एक्चुअली, बहुत एंड तक दिखता नहीं है कि भाई इसका एंड कहाँ पे है। सो बेसिकली ये पूरा भरा हुआ है। ये ऐसा ही होना चाहिए था स्टूडेंट्स, लेकिन ये नदी है। नदी, मैंने आपको पहले ही बोला था, इरोजन और डिपोजिशन करती रहती है। सो नदी का पानी जैसे इसमें जाएगा, इसमें कुछ सेडिमेंट्स भी होंगे ना। एक इसका कुछ एक कैलकुलेशन है कि भाई ये इतना पानी स्टोर कर सकता है, लेकिन जैसे आप देखोगे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट दिस रिजर्वॉयर इज बेसिकली डेवलपिंग सेडिमेंटेशन। इसके अंदर अभी चालू हो गया है सेडिमेंटेशन होना। सो अगर ये लेवल 1 है, बाद में इसके ऊपर और आना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स, द मेन पर्पस ऑफ द डैम दैट इज टू कंट्रोल फ्लड्स will be affected highly due to high rainfall। अगर ज़्यादा बारिश होती है, एक्सपेक्टेशंस की ज़्यादा बारिश होती है, तो इनको ये गेट्स खोलने भी पड़ेंगे। मोर ओवर इनका कैलकुलेशन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज इनके नीचे क्या हो रहा है, रिजर्व के नीचे क्या हो रहा है, काफ़ी हद तक पानी जम चुका है। सो द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at a time of excessive rainfall. This is a major reason. So what happens? अगर excessive rainfall हो गया, पानी बहुत भर गया, तो ये गेट्स जो होते हैं, डैम के जो गेट्स होते हैं, ये गेट्स पे प्रेशर आएगा। तो को क्या करना पड़ेगा, गेट्स को अर्जेंसी में रिलीज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बारिश तो इधर भी हो रही है ना, बारिश इधर भी हो रही है, मतलब इधर का जो जोन है जहाँ पे रिवर है, उधर पहले से ही पानी भरा हुआ है। अगर इधर पहले से ही पानी भरा हुआ है और अगर मैं यहाँ से भी पानी छोड़ देता हूँ, और ये पानी, दिस इज लाइक यू थ्रोइंग अ टब ऑफ वाटर ऑन योर सेल्फ, तो पानी जोर से आएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कॉज फ्लड्स। सो कंट्रोल फ्लड्स की जगह पे आ गया, इट कॉजेज फ्लड्स। ये इसका एक बड़ा, बोलते हैं ना, डिसएडवांटेजेस में चला जाएगा। जो पॉइंट एडवांटेज में जाना चाहिए, वही पॉइंट डिसएडवांटेज में आ जाता है। ऐसा हुआ है इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। इट हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात in 2006. The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. So इसके वजह से होने वाले सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, extensive soil erosion. These are the major issues what comes up due to improper multi-purpose river project. Sedimentation also means that the floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation. मतलब जहाँ पे ये नदी सूख जाएगी, वहाँ पे होगा land degradation, जैसे उसमें सबसे important ingredient that is the silt is not coming because of stopping or accumulating the sedimentation in one particular zone. So it was also observed that the multipurpose projects induced earthquakes, caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water. So मैंने आपको पहले ही बोला है, हमने waste के बारे में पढ़ा ही था. So it is also adding to few more problems. It induced earthquakes, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये सारे, caused waterborne diseases,
pests and polluting the river. It is increasing the pests and causing high amount of pollution due to excessive use of water. So students, इससे ही हम लोग कंक्लूड करते हैं रिगार्डिंग मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट दैट दिस इज़ हाउ हम जा रहे करने के लिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, लेकिन हम लोग कुछ नुकसान भी झेल रहे हैं, डिस्प्यूट्स कर रहे हैं एंड कंट्रोल की जगह पे फ्लड्स को होने के लिए और बढ़ावा दे रहे हैं. कुछ और भी इश्यूज़ हैं सच एज इंड्यूस अर्थक्वेक्स कॉज वाटरबोर्न डिसीजेस, पेस्ट बढ़ते हैं रिवर के अंदर आगे वाले पार्ट के अंदर एंड pollution due to excessive use of water for various activities. Please take the notes. We will start with rainwater harvesting. Students, after multi-purpose projects का इतने सारे issues, we will try to focus on a better dependable option, that is rainwater harvesting. सीधी सी बात है, हमको फ्रेश वाटर चाहिए और वो भी रेन वाटर चाहिए, और ये उन जगह पे होगा जहाँ पे बेसिकली या तो रेनफॉल कम है या तो रेनफॉल के पानी को ठीक से बचा के यूटिलाइज करना है फॉर बेसिक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ इट लिटिल इंटरेस्टिंग फैक्टर कि हम लोग एक इंडिया के पैटर्न में इसको डिवाइड करते हैं. इसमें आपको 4 जोन्स के आंसर्स मिलेंगे. वन इज़ योर वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के जोन का आंसर मिलेगा आपको. ओके, सो वेस्टर्न घाट के अंदर उसके अलग नाम होंगे, आगे वाले पार्ट्स में उसके अलग नाम होंगे. आई होप यू नो टू ड्रॉ दिस इंडिया. वेरी सिंपल, अपनी कंट्री को ड्रॉ करना तो आना ही चाहिए. सो ये हो गया आपका सदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, and the northeastern states. Okay, my major concern is not to focus more on the drawing part, but my major concern is to focus more on the zones what we can get over here. Okay, now ये है इंडिया का एक टिपिकल जोन. दिस इज द राजस्थान एरिया. यहाँ पे है द डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. सो एक आपको जोन मिलेगा राजस्थान, दूसरा है ऑन दी वेस्टर्न घाट्स. सो दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नाउ स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स के जो पॉइंट्स है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो थोड़े से है. द हिल्स आर द माउंटेनियस रीजन्स. पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स और कुल्स. सो यहाँ पे हमको मिलेंगे फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्जन चैनल्स टू ट्रांसफर द एक्सेस ऑफ रेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ नेम इज गुल्स और कुल्स. ये उनके नाम है. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस है, हम लोग फोकस करते हैं ऑन द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ सिंपल सा पॉइंट है, मुझे मिलेगा यहाँ से फ्रेश वाटर और मुझे इंटरेस्ट है फ्रेश वाटर का यूटिलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक एंड टू अ लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इसका डिवीजन. हम लोग ये आंसर को थोड़ा इंटरेस्टिंगली डिवाइड करते हैं अक्रॉस इंडिया. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अवर कंट्री. 2 पॉइंट्स बना लो ऐसे. देन गो टू द वेस्टर्न पार्ट, ड्रॉ फर्स्ट द गुजरात, देन कम डाउनवर्ड्स, पुल आउट मुंबई आउट, okay. This is how you should always learn to draw our country, that is India.
इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आपको दो मेजर आंसर्स मिलेंगे. एक है आपका राजस्थान का आंसर, ओके, एंड द सेकेंड इज द आंसर विच इज बेस्ड ऑन द मेघालयन पार्ट, तमिलनाडु पार्ट, which is on the roof rainwater harvesting. So always learn to draw our country. Okay, simple. Now we have to focus on the first point, that is the gulls and the kulls which are on the western Himalayas. So Himalayas are basically starting from this point. So ये हो गया आपका वेस्ट पार्ट, ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट. इधर पूर्वांचल मिलते हैं, यहाँ पे आपको वेस्टर्न हिमालयस मिलेंगे. सो दीज आर योर वेस्टर्न हिमालयस. और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, दे आर डन डाइवर्जन चैनल्स known as the gulls or the kulls. Okay, so this is basically done in the western Himalayas. This is the way the hilly and the mountainous regions are doing what? Conservation of water. The rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water mainly in Rajasthan. So next point हम लोग जाते हैं अपने next area के पास, which is the main area. This is your मरुस्थल area. ये area ये डेजर्ट के नाम में पाया जाता है. So the naming is राजस्थान. यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे मेन पॉइंट, दैट इज अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट सब जगह पे मिलता है, इन मेघालय ऑल्सो, इन तमिलनाडु ऑल्सो. लेट अस गो पॉइंट बाय पॉइंट. In the flood plains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. So, in the flood plains, this is the area of the flood plains of Bengal. So, इसको मैं अलग से मार्क करता हूँ. These are the flood plains of Bengal. Okay? So यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग? They are having inundation channels to irrigate their fields. They are having inundation channels to irrigate their fields. Okay. Next point. Apart from this particular activity, they are also using the arid and the semi-arid regions. The arid and the semi-arid regions are basically focusing more on the agricultural fields. वो लोग क्या करते हैं, agriculture field के अंदर ही उसको convert करते हैं into rain-fed storage structures that allow the water to stand and moisten the soil, like the Khadins in Jaisalmer and Johards in other parts of Rajasthan. So Jaisalmer and the Johards जो मिलते हैं, ये दोनों जो है आपको मिलेंगे राजस्थान में. सो राजस्थान में यहाँ पे आपको मिलेगा जैसलमेर, काफ़ी हद तक एक ड्राई एरिया है. ओके, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? खादीन्स. सो यू विल फाइंड हियर खादीन्स. एंड बाकी के एरिया में आपको क्या मिलेगा? Johards. So these are nothing but the fields which are storing the rainwater. Now that tells me that yes, I am going to understand a new concept over here, that is the rainwater harvesting from the rooftop rainwater harvesting. That's a major point. Now let us try to understand ये और किधर किधर practice होता है.
So Rajasthan is a prime answer over here. In the semi-arid and the arid regions of Rajasthan, particularly the Bikaner, Phalodi and Barmer. So these are the prime centers. I would add जैसलमेर के साथ साथ और भी कुछ towns के नाम आएंगे, such as बीकानेर. बीकानेर is a capital जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक गर्मी मिलेगी. Next is the Phalodi and Barmer. So in these zones of Rajasthan, what are we having? They are having traditionally built underground tanks known as tankas. They are what having? They are having the underground tanks. They are having traditionally built underground tanks known as tankas. So in these areas जहाँ पे टंकास बांधते हैं, ये पूरे जोन में वो लोग रेन वाटर को बेसिकली पलार पानी कह के बुलाते हैं. सो यहाँ पे रेन वाटर का नाम रेन वाटर नहीं है, इट इज पलार पानी. So when you go to Rajasthan next time, ask for some Palar Pani. What is Palar Pani? It is nothing but the rainwater which has been having a unique taste to it, which these people prefer, because यहाँ पे एक ऐसी भी कोई तो चीज़ है which is known as the perennial canal. इसका बेसिक नाम है IGC, इंदिरा गांधी कैनाल. सो काफ़ी से लोग अभी इसका ही पानी पीते हैं, लेकिन IGC का पानी वो लोग प्रेफर नहीं करते बिकॉज दे आर हैविंग अ यूनिक टेस्ट ऑफ दिस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज दी टंकास. एंड टंकास का पानी तो डेफिनेटली अच्छा टेस्ट करेगा बिकॉज इट इज़ अंडरग्राउंड. सो अंडरग्राउंड में जो थोड़ा सा एक मिनरल बेस्ड जो सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं, दे गिव दैट फ्लेवर टू इट. नाउ दैट दिस टैंक्स basically are very big. They are as big as rooms. So इसके कुछ points लिख रहा हूँ मैं. They are as large as big rooms. Okay. So इसका dimensions, one household in Phalodi had a tank which was, इसका dimension, it is about 6.1 meter deep. इतना deep होता है. 4.27 मीटर लॉन्ग, काफ़ी बड़ा है ये टंग, एंड 2.44 मीटर वाइड. सो स्टूडेंट, इससे ये मालूम पड़ता है कि काफ़ी लोग इस पर फोकस करते हैं. दिस टैंकर्स आर अ पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम and were built inside the main house or the courtyard. Basically, they are connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. The rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in these underground tankas. So we will see that answer. So we are trying to understand how does it basically function. The rooftop and tankas. So एक सीधी सी बात है, जिसका भी स्लोपिंग रूफ हो, ऐसे वाले रूफ की बात कर रहे हैं हम लोग. या फिर किसी का भी फ्लैट क्यों ना होने दो, रूफटॉप. सो बोथ दीज आर माय रूफटॉप्स. इन दोनों के पास पाइप्स कनेक्टेड है. सो दोनों में से कोई तो एक होगा. स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. दीज आर दी पाइप्स विच आर कनेक्टेड. वेन एवर देर विल बी रेनफॉल, पानी इसके ऊपर जो भी आएगा, ये पाइप्स के थ्रू वो लोग एक अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा करते हैं. दीज आर टैंक्स एंड इन राजस्थान दे आर नोन एज टंकास. दिस इज द स्पेशल प्रोविजन विच दे यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एज इट्स अ फ्रेश वाटर. इसका मेजर काम तो यही है. ये ऑलमोस्ट उनके 10 to 15% वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है.
Moreover, it is the only option which is a drinking purpose water available during the summer season. Summer season में ये इनके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है पानी पीने का. नेक्स्ट पॉइंट, पानी जमा हो गया, पानी यूज़ हो गया. नाउ और एक पॉइंट ये आता है कि बॉस आई एम यूजिंग दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, आई एम गेटिंग अ 10 to 15% वाटर इश्यूज आर गेटिंग सॉल्व इन समर सीजन ऑल्सो. मुझे काफ़ी हद तक उससे मदद मिल रही है. दे ऑफन कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास टू बीट द समर हीट. सो लोग क्या करते हैं, और एक पॉइंट आएगा आपका अंडरग्राउंड रूम्स विच आर एडजॉइनिंग द टंकास. इससे क्या होता है, दे बीट द समर हीट बाय कीपिंग द रूम. पूरा रूम क्या रहेगा भाई आपका, कूल रहेगा. ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट द आंसर फॉर योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द rooftops. Now let us try to understand in western Rajasthan this practice is getting off because of the Rajasthan canal which is the IGC. लेकिन ये और भी कई भागों में देखा जाता है इंडिया में, स्पेशली इन दी कर्नाटका स्टेट दैट इज़ इन गेंदाथूर, अ रिमोट विलेज इन मैसूर. इट इज़ दी गेंदाथूर. सो ये है आपका कर्नाटका जोन, या मिलेगा आपको गेंदाथूर. So this is basically in Karnataka. It falls under Mysore. Okay. So यहाँ पे भी आपको मिलेगा household rooftop systems which is used for rainwater harvesting. तो same pattern, the same answer. So यहाँ पे basically nearly 200 households have installed this system. यहाँ पे 200 households has this system installed who are using it very effectively since यहाँ पे अच्छे खासे बारिश होती है पूरा साल. Now the rainwater harvesting system which is adapted here, that is the Gendathur, receives an annual precipitation of 1000 millimeter and with 80% of collection efficiency. So यहाँ पे कितना है annual precipitation? It comes to around 1000 millimeter and it is about 80% it is doing the collection, and in about 10 fillings every house can collect and use about 50,000 liters of water. Can you hear again? I'm again repeating, every house can collect and use about 50,000 liters. One house is equal to 50,000 liters of water annually. This is quite a huge amount of water. From the 20 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts to certainly about 1 lakh liters. And to add to this point, Tamil Nadu is the first state in India which has started or which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory. So one more state gets added over here, that is your Tamil Nadu. So what is Tamil Nadu doing? It is making it compulsory and takes legal action against those houses who don't follow the rules. The last state to come over here is the Meghalaya. मेघालय का जो कैपिटल है that is Shillong. Now Shillong is basically the rain shadow zone. ये रेन शेडो जोन में जाता है और इसके बाजू के जो सिटीज़ है चिरापुंजी एंड मैनसुरम, इट इज़ दी वेटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. मतलब वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है. सो दिस पीपल ऑल्सो फॉलो द सेम, दैट इज़ दी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. एंड नियरली each house
in the city has this system, and it solves 10 to 15% of their 15 to 25 or 10 to 15% of their total water requirement. So around 15 to 25% ये क्या करता है, उनके बेसिक हाउस होल्ड का जो काम होता है वो इसमें से निकलता है. हाउस होल्ड जो भी रिक्वायरमेंट है इज बीन सेटिस्फाइड बाय दिस rooftop rainwater harvesting system. So students, we had drawn India, we have made it little interesting. वेस्टर्न हिमालयाज थे, राजस्थान में मेजर आंसर मिलता है, टंकास वहाँ पे आता है, उसका नाम पल्लार पानी है, टेस्ट अच्छा है, वो एक अलग पॉइंट है, टंकास का डायमेंशन. देन वी आर सीन द अनदर मेजर आंसर विच इज़ फॉलोड टिपिकली द सेम वन, दैट इज़ इन कर्नाटका, तमिलनाडु, मेघालय. बंगाल का आंसर अलग है, इट इज़ अबाउट इनंडेशन कैनाल्स, about channels to irrigate their fields. So students, with this we come to the end of the very beautiful topic, that is rainwater harvesting. I hope you enjoyed it. Please take the notes. Thank you.